अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसकी थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फार्मूलाए दिए हुए हैं, जैसे कि हमने थ्योरी पढ़ी थी उसी के लिहाज से यहाँ पे फार्मूलाए मेंशन है। तो स्ट्रेस का फार्मूला हमने पढ़ा था सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, वो मेंशन है। स्ट्रेन का हमने पढ़ा था एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आप कह सकते हैं क्योंकि ये लेंथ वाइज दिया हुआ है। यंग मॉडुलस का y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। हुक्स लॉ हमारे पास f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स था और प्रेशर का p इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए था। लास्ट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो अपथ्रस्ट का पढ़ा था। अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं आप, वेट भी कह सकते हैं क्योंकि w इज इक्वल्स टू रो जी वी है। आप चाहें तो इसे रो जी एच भी ले सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मैंने लिखा है रिक्वायरमेंट के लिहाज से, यानी जो हमें प्रॉब्लम्स में रिक्वायर्ड होगा। रो जी एच प्रेशर का फार्मूला था वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने वो नहीं लिखा। मैंने वो फार्मूलाएँ लिखे हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg, 0.1 kg का एक ब्लॉक दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया मास ऑफ ब्लॉक, जो कि क्या है एम से हमने इंडिकेट किया, और 0.1 kg है। इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से वो अटैच हुआ हुआ है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप इसे बाय फिगर देखें तो ये आपके पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच कर दिया गया है। तो उस ब्लॉक का मास यहाँ पर 0.1 kg दिया हुआ है और इसके अलावा लिखा हुआ है एंड प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। अब ये एक ऐसी सरफेस पे रखा हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस है। आगे लिखा हुआ है द स्प्रिंग इज स्ट्रेच 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हमने उसे स्ट्रेच किया। तो यहाँ पर ये जो इसकी स्ट्रेचिंग हुई है इसको हमने 20 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड, इस पर जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो अप्लाई की है 5 न्यूटन की। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के हमें मालूम करना है। 0.1 kg हमारे पास मास है, डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर थी। डिस्प्लेसमेंट को स्प्रिंग के लिए जब भी बात होगी तो हम उसे एक्स से शो करेंगे, एक्स से शो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को एक्स से शो किया ड्यू टू स्प्रिंग। अब 20 सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है तो हम इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि यूनिट कन्वर्जन किस तरह से की जाती है। तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 100 से डिवाइड करते हैं। जब 100 से डिवाइड किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 2 को 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 0.2 मीटर आ जाएगा। इसके बाद फोर्स दी हुई थी 5 न्यूटन, वो मेंशन कर दी। स्प्रिंग कांस्टेंट के हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अब इससे फाइंड करने के लिए हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें के भी आए, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के स्प्रिंग कांस्टेंट भी आए और दूसरी बात फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी आए। तो इसके लिहाज से हमारे पास हुक्स लॉ का एक फॉर्मूला है जो कि मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूलाए में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे f इज इक्वल्स टू के एक्स हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया फॉर फाइंडिंग के। इसके बाद हमने इसमें वैल्यूज पुट की तो f की वैल्यू हमारे पास 5 दी हुई थी, यू कैन सी ओवर हेयर, और k हमें मालूम करना है x की वैल्यू 0.2 जो कि डिवाइड करने के बाद यानी कन्वर्जन के बाद आई थी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 0.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 5 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू 25 न्यूटन पर मीटर आ गई। न्यूटन पर मीटर इज द SI यूनिट फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। आगे इसका रिजल्ट लिखेंगे, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 25 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ तक प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो चुकी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द कंडेंस सिलेबस। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 3 में हमारे पास एक स्टील वायर दी जा रही है जो 8 मीटर लॉन्ग है, यानी कि 8 मीटर की उसकी लेंथ दी हुई है स्टील वायर की। आगे लिखा हुआ है एंड 4 मिलीमीटर इन डायामीटर, उसका डायामीटर दिया जा रहा है 4 मिलीमीटर और उसकी लेंथ दी जा रही है 8 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ हमने मेंशन कर दी 8 मीटर और डायामीटर मेंशन कर दिया 4 मिलीमीटर। ये डायामीटर मिलीमीटर्स में है तो हमें इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.004 मीटर आंसर आ गया, 0.004 मीटर। इसके बाद अब ये आ गया है डायामीटर। इस डायामीटर को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियस में,
इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें डायमीटर की नीड नहीं है, हमें रेडियस की नीड है। डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हम इस डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो रेडियस के बराबर आएगा। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है, मैथमेटिकली आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि डायमीटर हाफ ऑफ द सर्कल होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये सर्कल का हाफ, ये आपके पास डायमीटर है, ये आधा हिस्सा, और अगर इसका भी हाफ कर दिया जाए तो वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर ये डायमीटर है, ये पूरा यहाँ तक डायमीटर था, अब इस डायमीटर का भी हाफ यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो वो आपके पास आ जाएगा r के बराबर, रेडियस के बराबर। तो यहाँ पे हमने डायमीटर को 2 से डिवाइड किया तो r आ गया, और यहाँ पर जब ये वैल्यू थी 0.004 मीटर, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.002 मीटर। यहाँ तक डायमीटर, रेडियस और लेंथ आ चुकी है। इसके बाद आगे लिखा हुआ था इज फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स। एक वायर थी, स्टील वायर थी, उसको 2 रिजिड सपोर्ट के दरमियान में हमने टैग कर दिया या उसको हमने टाइट कर दिया। तो उसकी लेंथ 8 मीटर थी और उसका ये जो डायमीटर है ये था 4 मिलीमीटर। इसके बाद आगे हमने इसका रेडियस निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ डायमीटर। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द इंक्रीज इन टेंशन। अब हमें क्या करना है, टेंशन मालूम करनी है, तो टेंशन को हमने T से इंडिकेट किया और इसे रिक्वायर्ड में मेंशन कर दिया। आगे लिखा हुआ है व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर रहा है, मतलब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर दे दिया गया है, जिसको हमने डेल्टा T से शो किया, और ये क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद आगे लिखा हुआ है अल्फा फॉर स्टील। अब अल्फा स्टील के लिए दिया हुआ 12 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू ले ली। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने अल्फा से इंडिकेट करके 12 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स लिख दी। आगे लिखा हुआ है वाई फॉर स्टील इज इक्वल्स टू 2 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद y क्या है, y इज़ द यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस को हम y से इंडिकेट करेंगे और 2 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये सारा डाटा हम मेंशन कर चुके हैं। अब टेंशन मालूम करने के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, लेकिन इस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए आपके पास यंग मॉडुलस तो दिया हुआ है, f आ जाएगा T के इक्वल, और यहाँ पर लेंथ दी हुई है, A भी नहीं दिया हुआ और डेल्टा L भी नहीं दिया हुआ। इट मीन्स दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A एंड डेल्टा L। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मालूम करेंगे A। अब क्योंकि सब बॉडी जो थी वो सिलेंड्रिकल थी, तो सिलेंड्रिकल बॉडीज़ के लिए A यानी एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर हमने फॉर्मूला यूज़ किया। वैसे जो थ्योरी पढ़ते हुए हमने फॉर्मूला देखा था वो L इंटू B देखा था, लेकिन यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी है यानी वो सर्कुलर इन नेचर है। अब यहाँ पर A एज इट इज़ आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 आ गई, R की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी 0.002 मीटर, वो पुट कर दी और उसका स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 से जो कि कांस्टेंट वैल्यू थी, तो 0.4 यहाँ पे 0.0000125 मीटर स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप चाहें तो इसको एक्सपोनेंट्स में भी लिख सकते हैं, मैंने इसे एक्सपोनेंट्स में नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे आगे मैं इसको इसी तरह से पुट करूँगी। अब एरिया फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे डेल्टा एल। डेल्टा एल के लिए हम यूज़ करेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी मटेरियल के लिए जो कि एक्सपेंड हो सकता है, तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास दी हुई है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी, यानी चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। अब ये अल्फ़ा की जगह क्या आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू 12 एक्सपोनेंट -6, डेल्टा एल एज इट इज़, एल की जगह 8 आएगा। तो यहाँ पे हमने L की जगह, ये L था तो इस L की जगह हमने 8 पुट कर दिया उसकी वैल्यू, और डेल्टा T की जगह उसकी वैल्यू आ गई 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 8 और 10 यहाँ पर डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर ये 12 एक्सपोनेंट -6 के साथ मल्टीप्लाई में चले गए। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, किसके बराबर आ गया, डेल्टा एल के बराबर आ गया। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे
अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो डेल्टा एल की वैल्यू होगी जो कि 960 और एक्सपोनेंट एज इट इज़ -6 आ गया। यहाँ पर एक्सपोनेंट था, ये एक्सपोनेंट -6 एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो वैल्यू थी 12, 8 और 10 इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, यहाँ पर एक्सपोनेंट था। इसके बाद अब टू फाइंड टी नाउ, अब हम क्या करेंगे, टेंशन मालूम करेंगे। टेंशन मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर y का फॉर्मूला यूज़ करूँगी, दैट इज़ FL/A डेल्टा L। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन वैल्यूज़ पुट करने से पहले मैं यहाँ पर f को सबसे पहले लूँगी t के बराबर, क्योंकि हमें मालूम यहाँ पर t करना है। अब इसके बाद इसे t के बराबर लेने के बाद मैं इसकी जगह f की जगह t लिख दूँगी, और इसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट होंगी। y की वैल्यू यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट 11 थी, वो पुट कर दी, t एज इट इज़ आ गया। l की वैल्यू 8 थी, वो भी एज इट इज़ आ गई। a की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी हमारे पास, ये a की वैल्यू मौजूद थी, ये हमने पुट कर दी। इसके बाद डेल्टा l की जो वैल्यू थी 960 एक्सपोनेंट -6, वो भी यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी गई। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ पर डिवाइड में, तो ये दोनों एज इट इज़ ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गए, और ये वैल्यू 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में थी, तो नीचे आके 2 एक्सपोनेंट 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई में ले गए और इसको हम डिवाइड में ले गए। t एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पर t मैंने पहले लिख दिया है, t इज इक्वल्स करके मैंने पहले लिखा, और ये सारी वैल्यूज़ बाद में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को, ये 0.0000125 को और 960 को, इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे 8 से, तो इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 0.003 एक्सपोनेंट 5। ये मेरे पास वैल्यू है t की। अब यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को शिफ्ट करूँ, तो पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर कितने डिजिट शिफ्ट किया, इसको 5 डिजिट शिफ्ट कर दिया, यानी एक इस तरफ और उसके बाद आगे और फिर आगे और फिर 2 डिजिट और आगे लेके गए, तो यहाँ पर 300 न्यूटन हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। यहाँ तक प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने विदाउट एक्सपोनेंट्स ली थी, आप चाहें तो विद एक्सपोनेंट्स भी ले सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका मास है 2 kg। तो लिखा हुआ है अ 2 kg ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉपर वायर 2.5 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पर एक 2 kg का ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका वजन 2 kg दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे उसका मास यहाँ पे मेंशन कर दिया 2 kg, यानी उसका वजन। इसके बाद आगे लिखा सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉपर वायर 2.5 मीटर लॉन्ग। अब ये क्या दी हुई है, ये उसी तरह लेंथ दी हुई है 2.5 मीटर, इसको हमने L से इंडिकेट कर दिया। आगे लिखा हुआ है एंड 0.6 मिलीमीटर इन डायमीटर दिया हुआ है 0.6 मिलीमीटर। तो डायमीटर को कैपिटल D से शो किया, और उसके बाद हमने 0.6 को, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में उसको हमने 1000 से डिवाइड किया, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हमने इसको 1000 से डिवाइड किया। 1000 से डिवाइड करने के बाद वो आ गया 0.0006 मीटर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये डायमीटर है तो इसकी मदद से उसी तरह हम रेडियस निकालेंगे, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स में डायमीटर कहीं पर भी यूज़ नहीं होता, हम रेडियस को यूज़ करते हैं जो कि डायमीटर से ही निकाला जाता है। अब रेडियस यहाँ पर आ गया, अब डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट होगा, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमने इसे 2 से डिवाइड किया। इसके बाद अब यह आ गया r के बराबर, डायमीटर डिवाइड बाय 2 आ गया r के बराबर, यहाँ पर r आ गया, और इसके बाद ये जो 0.0006 था इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो आ गया 0.0003 मीटर। अब आगे हमारे पास लिखा हुआ है हाउ मच विल द वायर स्ट्रेच ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द 2 kg ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कह रहे हैं वो जो ऑब्जेक्ट आपने कॉपर वायर से हैंग किया था वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच करेगा वायर को नीचे की तरफ। तो वायर को जब वो स्ट्रेच कर रहा है तो वहाँ पर स्ट्रेच करने के बाद जाहिर सी बात है उसकी लेंथ में चेंज आएगा, तो वो जो चेंज इन लेंथ होगा वो हमें यहाँ पर मालूम करना है। आप इसको डेल्टा एल से भी शो कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसको डेल्टा एल कर दें, तो हमें डेल्टा एल मालूम करना है असल में। इसके बाद आगे लिखा हुआ है यंग मॉडुलस फॉर कॉपर इज 12.5 एक्सपोनेंट 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर यंग मॉडुलस दे दिया गया है, इसको हमने वाई से शो किया, और 12.5 एक्सपोनेंट 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई।
अब इसके बाद इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चेंज इन लेंथ मालूम करना है। तो चेंज इन लेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है, लेकिन यंग मॉडुलस के फॉर्मूले के लिए हमारे पास यंग मॉडुलस दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ, डेल्टा एल मालूम करना है और एफ भी नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, एफ मालूम करेंगे और ए मालूम करेंगे। ए मालूम करने के लिए उसी तरह, क्योंकि वायर थी तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप थी, तो उसको हमने एरिया का फॉर्मूला लिया, उसके लिए हमने ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 आ गई और आर की वैल्यू 0.0003 स्क्वायर। अब 0.0003 का स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद उसे 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंट्स में आंसर लिया हुआ है, तो यहाँ मैंने एक्सपोनेंट्स में लिया हुआ है। इससे पहली वाली जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको विदाउट एक्सपोनेंट करवाई थी। इफ़ यू आर अलाउड टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर यू कैन डू बाय दिस, बट इफ़ यू आर नॉट अलाउड यू कैन ऑल्सो डू इन दैट वे एज आई हैव डन इन थर्ड प्रॉब्लम। इसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हमने मीटर स्क्वायर में ले लिया, यानी कि ऐसा यूनिट में ले लिया। अब हमें फोर्स मालूम करनी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है और ये हमें मालूम हो रहा है प्रॉब्लम को रीड करने से कि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड स्ट्रेच हो रहा है। तो डाउनवर्ड स्ट्रेच होने का मतलब ये है कि वो जो फोर्स जो उसको डाउनवर्ड स्ट्रेच कर रही है वो उसका वेट है। तो वेट किसके इक्वल होता है, mg के। तो यहाँ पर हमने w का फॉर्मूला लगाया और m यहाँ पर 2 पुट किया जो कि सवाल में दिया हुआ था, और इसके अलावा हमने g की वैल्यू जो कि एक फिक्स वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8, तो वो यहाँ पर आ गई। अब इस 9.8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 19.6 न्यूटन। ये हमारे पास दिया हुआ है W, ये आ गई W की वैल्यू। इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा L। डेल्टा L मालूम करने के लिए अब हम लगाएंगे यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास दोनों रिक्वायर्ड चीज़ें आ चुकी है तो हम अपनी फाइनल रिक्वायरमेंट फाइंड कर सकते हैं। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला था FL/A डेल्टा L। यहाँ पर F इक्वल है W के, जो कि हमारे पास वेट था। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो F की जगह W आ गया, और अब फर्दर वैल्यूज पुट करेंगे तो Y की जगह Y की वैल्यू, W की जगह W की वैल्यू, और L की जगह L की वैल्यू, और इसके बाद A की जगह A की वैल्यू। डेल्टा L हमें मालूम करना है। अब ये जो चीज़ें थी अब यहाँ पर इनको शफल करेंगे। ये चीज़ डेल्टा L यहाँ पर डिवाइड में था तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। 12.5 एक्सपोनेंट 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 19.6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ गया 48.75, और इसी तरह हम यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 35.25 एक्सपोनेंट 3। अब क्या करेंगे, अब 48.75 को 35.25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ गया 1.38, और एक्सपोनेंट नीचे प्लस में था तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा L की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.38 एक्सपोनेंट -3 मीटर आ चुका है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको इन साइंटिफिक नोटेशन करना चाहें, यानी कि इसे पावर्स मिलाकर फिर आप यूज़ करें, या तो आप इसको सिंपल वैल्यूज़ में भी ले सकते हैं, लेकिन आखिर में आपको पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम।